भारत के राजनीतिक हालातों को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि वास्तव में भारत की राजनीतिक स्थिति का आर्थिक हालातों पे क्या प्रभाव पड़ा है और भारत की राजनीति ने देश की आर्थिक स्थिति को किस तरह बदल दिया है, ये समझना जरूरी है। यूं तो हम अगर आज़ादी से बात करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था के कई पहलू हमारे सामने आएंगे, जिसमें आज़ादी के बाद अगर देखें तो पंडित नेहरू ने जो पब्लिक सेक्टर का निर्माण करके इस देश को बहुत सारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां दी, और चाहे तो आप रेल देख लो, चाहे आप किसी भी तरह की कंपनी देख लो, हर चीज़ को संस्थागत तरीके से पंडित नेहरू ने पब्लिक सेक्टर बनाने का काम किया और सारी देश की उत्पादन की अधिकतम बड़ी इकाइयों को सरकार के हाथ में रखते हुए, सेवा के साधनों को सरकार के हाथ में रखते हुए पूरे देश को एक मजबूत शक्तिशाली देश के रूप में बनाया, जिससे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर भी बढ़ा और देश की निधियां भी बढ़ी और देश के संसाधन भी बढ़े और देश का संपूर्ण हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था में वो भी बढ़ी। लेकिन यह घटनाक्रम और यह स्थितियां धीरे धीरे परिवर्तित होती गई। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रधानमंत्रियों के काल में इस देश में वो स्थितियां सामने आई कि जिससे निजीकरण के रास्ते खुल गए और निजीकरण के रास्ते खुलने के बाद भारत के जो संसाधन थे वो निजी कंपनियों के हाथों में देना प्रारंभ कर दिया गया। आप लोगों को ध्यान होगा, देखो समय जो बदला ना, उसका टाइम था 2014। 2014 हमारे लिए एक ऐसा साल था जिसमें पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एक नया रास्ता और एक नई दिशा दिखा दी। आप लोगों को मालूम है कि इस देश का कॉरपोरेट जो बहुत पैसे से कमज़ोर हो चुका था, उस कॉरपोरेट को पैसे की ज़रूरत थी और वो बहुत घाटे में चल रहा था। उस घाटों को पूरा करने के लिए उन्हें ऋण की ज़रूरत थी, लोन की आवश्यकता थी, और वही लोन लेने के लिए उन्होंने भारत सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया, क्योंकि जिस तरह से वो नई सरकार लेकर आए थे और नई सरकार में उनकी दखलंदाजी थी, चुनाव से लेके प्रचार से लेके तमाम संसाधनों में उनकी भूमिका रही, तो चुनाव जीतने के बाद उनका रोल बढ़ता गया, उनकी भूमिका बढ़ती गई और इस बढ़ती हुई भूमिका के चलते सरकार भी कॉरपोरेट के कहे कहे चलने लगी। जो निजीकरण पूर्व में कम हो रहा था वह निजीकरण भी तेजी से होने लगा और निजी कंपनियों को जो मदद चाहिए थी उस मदद को बढ़ाने के कारण कार्यवाहियां भी बढ़ने लगी। सबसे पहले कॉरपोरेट घराने को, जब कुछ तथाकथित घरानों को जब ऋण की आवश्यकता हुई और उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संपर्क किया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह कहकर मना कर दिया कि बार बार डिफॉल्टर कंपनियों को लोन दिया जाना उचित नहीं है। ऐसे में कॉरपोरेट ने सरकार पर दबाव बनाया। सरकार पर दबाव बनाया तो बैंक ने कहा कि हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम बड़ा लोन कर सकें, क्योंकि अधिकतर धन जो है वो जनता के बीच में रहता है। 85% धन या पैसा या लिक्विडिटी से देश चलता है और 15% लिक्विडिटी ही बैंकों में रहती है। यह कहकर बैंक अपनी कन्नी काट रही थी। ऐसे में बैंकों का धन कैसे बढ़े, इस बात पर चर्चा की गई और बैंकों का धन बढ़ाने के लिए जन धन योजना चालू की, ताकि हर आदमी बैंक में खाता खोल के 1 रुपये, 2 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये तक जमा करा के इस देश की बैंकों की हालात अच्छी कर सके और साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति के एक बैंक का खाता हो जाए, यह सुनिश्चितता कर दी जाए। तो मिशन तो था देश के प्रत्येक व्यक्ति के बैंक के खाते की सुनिश्चितता, और इसके पीछे टारगेट था बैंकों का जो धन है उसका लक्ष्य बढ़ाना, ताकि जब बैंकों का धन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा बड़े ऋण दिए जाने संभव हो सकेंगे। जन धन योजना ने इस देश में हजारों करोड़ों नए खाते दिए और उन करोड़ों नए खाते से बैंकों के पास जो पैसा आया उस पैसे को बैंकों ने एक मुश्त बड़ी कंपनियों को
ऋण दे दिया। उस ऋण को इन कंपनियों ने कहाँ लगाया आप लोग जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लगाया, माइंस में लगाया, ब्रिज में लगाया और ऐसी ऐसी जगहों पर लगाया जहाँ पे जिन देशों में लगाया गया उन देशों में उन पे रोक भी लग गई, सुप्रीम कोर्ट के स्टे भी आ गए और वो पैसा उन कंपनियों का डूब गया, जिससे इन कंपनियों की आवश्यकता पूरी नहीं हुई, इन्हें और अधिक ऋण की आवश्यकता पड़ी। यह नहीं है कि भारत सरकार ने गारंटी नहीं दी हो। भारत ने अडानी जी की, अंबानी जी की विदेशों में गारंटियां दी कि आपके व्यापार में भारत सरकार की गारंटी है, ये बड़े ब्रिज बनाएंगे, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट को हाथ में लेंगे। भारत सरकार खुद गारंटी देती हुई फ्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई देश नहीं है जहां उन्होंने यात्रा नहीं की हो और इन कंपनियों को बढ़ाने के लिए उन्होंने, इन कंपनियों का काम बढ़ाने के लिए उन्होंने उन देशों से संपर्क नहीं किया। पूरी मेहनत करके इन कॉरपोरेट को ऊंचा उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अथक प्रयास किए। इनको जनधन योजना का पैसा भी दिया और इनको काम दिलाने के लिए दुनिया के देशों में भी घूमे, लेकिन हाल जस के तस रहे। इन कंपनियों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। इन कंपनियों की मांग अभी भी घटी नहीं। ये कंपनियां और अधिक धन की आशा करने लगी कि हम विश्व के बहुत बड़े कॉरपोरेट बनना है, हमें दुनिया के टॉप के कॉरपोरेट बनना है, तो मोदी जी हमें और ऋण दीजिए। मोदी जी के पास तो पैसा था नहीं, पैसा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास था। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिर पैसे कहां से लाए, इस बात को लेके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर बढ़ते हुए दबाव के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह सोचना जरूरी हो गया कि इन कॉरपोरेट के लिए पैसों की व्यवस्था कहां से करे। तो जवाब वही सामने निकल कर आया कि जो पैसा है वो चलित में है और जनता के पास है और 15% पैसा बैंकों में रहता है जिससे बैंकें चलती है। ऐसी स्थिति में नया पैसा कहां से लाया जाए, ऐसी क्या योजना लाएं जिससे जनता का पैसा बैंकों की तरफ आए। ऐसी कोई योजना थी नहीं कि जिससे जनता का पैसा बैंकों की तरफ आए। इसलिए इन्होंने डिजिटल इंडिया जैसे नारे लगाए, इन्होंने इस तरह की कार्रवाइयां शुरू की कि आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, बैंकों में पैसा रहेगा, और यूं करते करते बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ाने के बहुत प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं होने पर अंततः एक रास्ता इन्होंने निकाल ही लिया कि नोटबंदी कर दी जाए तो दुनिया के सारे, इंडिया के सारे पैसे बैंकों में आएंगे और बैंकों में आने के बाद जब इनको वापस देने की बारी आएगी तब उनकी लिमिट बढ़ा देंगे। प्रत्येक खाता जो 0 बैलेंस के हैं उनको 1000 रुपये कर देंगे और जो 1000 रुपये बैलेंस के अकाउंट हैं उनको 5000 रुपये का कर देंगे। तो मिनिमम अमाउंट की क्वांटिटी बढ़ाकर बैंकों की हालात को अच्छा किया जा सकेगा और जनता का पैसा एक बार फिर बैंकों में लिया जा सकेगा। इस योजना के साथ भारत में आधी रात को 8 बजे नोटबंदी कर दी गई और अगले ही दिन नोटों को चेंज कराने के लिए लंबी लंबी कतारें लगने लगी और सारा पैसा भारत का, लोगों का, जनता का, जेबों का, पॉकेट का, घरों में रखा हुआ, मटकियों में धरा हुआ, जहां जहां जो पैसा पड़ा था वो सारा पैसा बैंकों की तरफ कूच करने लगा और बैंकें फिर एक बार लबालब हो गई और उसके बाद उनकी खाता धारकों की लिमिट बढ़ाने की कार्रवाइयां शुरू की गई और दूसरी तरफ बैंकों की बढ़ती हुई हालत से जो फायदा कॉरपोरेट को देना था उसके ऊपर दिशा निर्देश आने शुरू हो गए। मजबूरन बैंकों को सरकार के दबाव में कॉरपोरेट को फिर लोन देने पड़े और उन कॉरपोरेट लोन की कैपेसिटी बढ़ती गई। एक तरफ जनता का पैसा बैंकों में बढ़ता गया और दूसरी तरफ बैंकों की ऋण देने की कैपेसिटी बढ़ती गई और तीसरी तरफ वह ऋण कॉरपोरेट को ज्यादा दिया गया, आम जन को कम दिया गया। इससे कॉरपोरेट को पूंजी अधिक मिली और उस अधिक पूंजी से कॉरपोरेट के हालात और अच्छे हो गए। अब जब कॉरपोरेट के पास पूंजी बढ़ ही गई तो इस देश को किस तरह से पूंजीवाद के रास्ते पे ले जाया जाए, इस बात पे मंथन किया जाने लगा। जो निजीकरण 1991 तक डंकल प्रस्ताव से विदेशी कंपनियों के आगमन तक सीमित था, जिसके कुछ कायदे थे, 49%, 51% की भागीदारी थी, सरकारी क्षेत्रों में 49% तक भागीदारी की जा सकेगी और प्राइवेट सेक्टर, किसी भी सरकारी सेक्टर में
50% तक भागीदारी नहीं ले सकेंगे। जहां ये नियम थे उन सबको बदला कर कॉरपोरेट सेक्टरों को अधिकतम भागीदारी दी जाने लगी। इस देश के कॉरपोरेट सेक्टर ने पब्लिक सेक्टर में दखल अंदाजी शुरू कर दी और जो ऋण का पैसा कॉरपोरेट सेक्टर के पास आया उस पैसे से कॉरपोरेट सेक्टर ने भारत के पब्लिक सेक्टर में, उस ऋण के पैसे से कॉरपोरेट सेक्टर ने भारत के पब्लिक सेक्टर में एंट्री करनी शुरू कर दी और देश का पब्लिक सेक्टर धीरे धीरे कॉरपोरेट के हाथों में आ गया। अब आप देखिए कि स्थितियां किस तरह से बदली, कॉरपोरेट को कितने फायदे 2014 के बाद मिले। इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से नहीं लगा सकते आप, इसमें यह भी समझना पड़ेगा कि कॉरपोरेट जीवित रहे, कॉरपोरेट फलता फूलता रहे, कॉरपोरेट की हालात खराब नहीं हो, इसलिए कॉरपोरेट पे टैक्स कम कर दिया जाए। हर बजट में कॉरपोरेट पे टैक्स कम किए जाने लगे और जनता के टैक्स बढ़ाए जाने लगे। आम जनता पे लगने वाले हर प्रकार के टैक्स में, चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे केंद्र सरकारें हो, चाहे किसी भी प्रकार के निकाय हो, लोकल बॉडीज हो, नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो, ग्राम पंचायत हो, हर स्थान पर जनता पे लगने वाला प्रत्येक शुल्क बढ़ गया। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का शुल्क भी 2 रुपए से 30 रुपए तक पहुंच गया। आप देखिए जनता से हर बात के 10 गुना पैसे लिए जाने लगे और कॉरपोरेट का टैक्स हर स्थिति में कम किया जाने लगा ताकि कॉरपोरेट पे भार नहीं पड़े, उसको ऋण देते रहो और उनसे टैक्स की वसूली कम करो और जहां ऋण के वसूली की बात आती है वहां उनके मॉर्गेज से काम चला लो। तो देश धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर से पूरी तरह कॉरपोरेट सेक्टर के हाथों में जाने लगा और देश की जनता इस बात से अभी तक पूरी तरह से वाकिफ नहीं थी कि हो क्या रहा है। ऐसे में अचानक दुनिया में एक नई स्थिति पैदा हो जाती है, कोरोना महामारी में जनता को बचाना एक तरफ ध्येय था, दूसरी तरफ ऐसे अवसरों की तलाश करना कि जिससे इस कॉरपोरेट को और बढ़ाया जा सके। इस कोविड में सब बंद था लेकिन ऑनलाइन चालू था। इस कोविड में सब कुछ बंद था, रिटेलर बंद था, होलसेलर बंद था। इस कोविड में संपूर्ण व्यवस्थाएं ठप हो चुकी थी, लेकिन महामारी के इस दौर में भी अगर कोई कमा रहा था तो सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट कमा रहा था, क्योंकि कॉरपोरेट के व्यापार के रास्ते खुले हुए थे। कॉरपोरेट ऑनलाइन डिलीवरी से लेके, ऑनलाइन परचेजिंग से लेके, ऑनलाइन सर्विस सब कुछ उपलब्ध करा रहा था। देश को ऑनलाइन करते करते पूरे देश की संपूर्ण इकोनॉमी मोबाइल के जरिए कॉरपोरेट के हाथ में दी जाने लगी। आप देखो, आंकड़ों को देखिए, कोविड के बाद ऐसे आंकड़े आए जिसमें स्पष्ट तौर पे यह कहा जाने लगा कि देश का रोजगार कम हुआ है, देश में एम्प्लॉयमेंट घटा है, देश में पलायन बढ़ा है, देश में बेरोजगारी बढ़ी है और जो रोजगार में थे उनके रोजगार भी छिन गए। तो जो रोजगार में थे उनके रोजगार छिन गए। यह एक बड़ा इशू था कि रोजगार में रहने वाले व्यक्ति का रोजगार कैसे गायब हो गया। देखते ही देखते लाखों लोग बेरोजगारी की कगार पे पहुंचने लगे। जिनका काम धंधा चल रहा था उनके काम धंधे बंद हो गए। ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या स्थिति आ गई इस देश में कि चलते चलते देश में अचानक ग्रोथ कम हो गई। एक ऐसी ग्रोथ कम हो गई जिसने आम आदमी के बैलेंस को कम करके कॉरपोरेट के बैलेंस को बढ़ा दिया। आप ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ जो है वो इस देश के विकास की कम हुई हो, या ये भी नहीं कह सकते कि इस देश के लोगों ने कमाना छोड़ दिया हो, ये भी नहीं कह सकते कि इस देश में कोई भी कार्य बंद हो गया हो। इस देश में सभी कार्य चल रहे थे, लेकिन ग्रोथ की रेट में फर्क आ गया। जो ग्रोथ आम आदमी की हो रही थी वो ग्रोथ कम हो गई और जो ग्रोथ कॉरपोरेट की हो रही थी वो बढ़ गई, क्योंकि हर एक अवसर पर कॉरपोरेट की नजर पड़ गई।
एजुकेशन हो तो ऑनलाइन कर दी गई। ऑनलाइन शिक्षा से बड़ी ऑनलाइन कंपनियां मार्केट में आ गई। स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचरों और सामान्य स्तर पर जो लोग डायरेक्ट पढ़ा रहे थे उनको ऑनलाइन सिस्टम से जुड़कर पढ़ाने का अवसर मिला। अच्छी बात है, ऑनलाइन से जुड़कर पढ़ाने का अवसर मिला तो देश विदेशों में पढ़ाने लगे वो। लेकिन उनकी कमाई का अतिरिक्त मूल्य कॉर्पोरेट कमाने लगा। जो माल बिक रहा था वो सीधा रिटेलर से भी बिक रहा था, लेकिन अब ऑनलाइन बिक रहा है तो अतिरिक्त मूल्य जो जा रहा है वो कॉर्पोरेट के पास जा रहा है। जिस लाभ से पूरे देश का पेट का पालन पोषण हो रहा था, अब वो लाभ एक व्यक्ति ही कमा रहा है। बीच का चैनल टूटने लगा तो ऑटोमेटिक बेरोजगारी आने लगी। एक चीज को कमाने में, एक चीज को लाने में, ले जाने में वो साधन काम आ रहे हैं, वो संसाधन काम आ रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो था वो कॉर्पोरेट का हो गया। और जब इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट का बढ़ गया तो भागीदारी कॉर्पोरेट की बढ़ गई, और जब भागीदारी कॉर्पोरेट की बढ़ गई तो लाभ कॉर्पोरेट का बढ़ गया, और जब लाभ कॉर्पोरेट का बढ़ गया तो घाटा आम जनता को, आम व्यापारी को, आम बिजनेसमैन को, आम रिटेलर को और आम व्यापारिक व्यक्ति को होने लगा, क्योंकि अब एक बड़ी मछली पूरे मार्केट में अच्छी तरह से जम चुकी थी और उसने हर जगह निवेश कर दिया। कहाँ नहीं छोड़ा उन्होंने, एजुकेशन में निवेश कर दिया, मेडिकल में निवेश कर दिया, दवाइयों के वितरण में निवेश कर दिया, चिकित्सा सुविधाओं में निवेश कर दिया, और अमेजॉन और ऐसी कुछ कंपनियों ने तो घर में सुई से लेके कंप्यूटर तक सब जगह निवेश कर दिया। आपको जो चाहिए वो कंपनियां देने लग गई। अब पूरे देश का व्यापारिक सिस्टम एक नए पद्धति पे आने लगा और इस देश का इन्वेस्टर जो था, सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो था वो कॉर्पोरेट हो गया। जो छोटे छोटे इन्वेस्टर जो थे, जिनके पास 100 वैरायटी से दुकान चलाते थे, वो अब 1000 वैरायटी वाले दुकानदार के प्रतिस्पर्धा में आ गए। एकदम देश के व्यापारिक लोगों के सामने एक इतना बड़ा व्यापार लाके खड़ा कर दिया, एक इतना बड़ा व्यापारिक प्रतिस्पर्धा लाके खड़ी कर दी जिसको कम्पीट करना आम व्यापारी के बस की बात नहीं थी। इससे देश में नई आर्थिक स्थितियां पैदा हुई। अब जब कॉर्पोरेट पनपता है तो व्यवसाय के रूप बदलते हैं और रोजगार के अवसर भी बदल जाते हैं। डिलीवरी मैन का काम करता है और डिलीवरी मैन को डिलीवरी का पेमेंट मिलता है, प्रॉफिट कॉर्पोरेट ले जाता है। रिटेलर स्टॉकिस्ट का काम करता है, प्रॉफिट कॉर्पोरेट ले जाता है। जो C&F होता है वो माल को अपने पास रखता है, लेकिन प्रॉफिट कॉर्पोरेट ले जाता है। तो सारा वितरण का जो सिस्टम था, जिसमें छोटे छोटे इन्वेस्टर अपने इन्वेस्ट से बिजनेस कर रहे थे, उन छोटे छोटे इन्वेस्टर की जगह पे एक बड़ा इन्वेस्टर लाके खड़ा कर दिया और इससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बदलने लगी और डिलीवरी बॉय का देश हो गया और डिलीवरी बॉय पर इकोनॉमी चलने लगी। वहीं दूसरी तरफ देश की इस आर्थिक समस्या का समाधान होना दूर और एक नई आर्थिक समस्या पनपने लगी ताकि इन कॉरपोरेट को और मजबूत किया जा सके। ऐसे मामलों पे सरकार की नीतियां काम करने लगी। आप सब लोगों को ध्यान है कि किसान बिल आया, कृषि बिल जिसको कहते हैं, और उस कृषि बिल का किसानों ने विरोध किया। मजबूरन कृषि बिल वापस लेना पड़ा। लेकिन वह कृषि बिल क्या था? वह कृषि बिल इसी बात को लेकर लाया गया था कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में जिन वस्तुओं को आप गोदाम में नहीं रख सकते, स्टॉक नहीं कर सकते, उन वस्तुओं के स्टॉक की लिमिट बढ़ा दी गई। इस देश में कालाबाजारी के विरुद्ध आंदोलन हुए। आंदोलन के बाद कालाबाजारी समाप्त करने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में वो चीजें जोड़ी गई जिससे आम जनता को सब चीजें सुविधापूर्ण तरीके से मिल सके। लेकिन फिर से कालाबाजारी शुरू करने के लिए ये कृषि बिल लाया गया ताकि एक बार कालाबाजारी के नए तरीके को प्रारंभ कर दिया जाए। कॉरपोरेट के बड़े बड़े गोदाम्स में देश के तमाम
खाद्य सामग्रियों को एकत्रित करने की छूट दे दी जाए। मंडी व्यवस्था जो थी समर्थन मूल्य पे खरीदने की, एपीएमसी को खत्म कर दिया जाए। कॉरपोरेट बाजार में खुले भाव में खरीद ले और खुले भाव में उनको स्टॉक करके अपने पास रख ले। सरकार का खाद्य पदार्थों से नियंत्रण समाप्त हो जाए और खाद्य पदार्थों का सीधा कंट्रोल कॉरपोरेट के हाथ में आ जाए और उनको हाथ में लाकर बड़े बड़े गोदाउन्स में, बड़े बड़े स्टॉक करने वाली जगहों पर रखने की छूट उनको दे दी जाए। इसके लिए एक विनिमय और लेके आए जिसमें आपको गोदाउन बनाने के लिए संपरिवर्तन कराने में सभी शुल्क माफ कर दिए गए। अगर आप कॉमर्शियल कन्वर्जन कराते हो तो भूमि में पैसा देना पड़ता है, अगर आप इंडस्ट्रियल चेंज कराते हो, संपरिवर्तन कराते हो तो उसका भुगतान देना पड़ता है। लेकिन अगर आप गोदाउन्स के लिए सरकारी जमीन का या खातेदारी जमीन का संपरिवर्तन कराओगे तो आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। गोदाउन्स बनाने के लिए हजारों बीघा जमीन के संपरिवर्तन के नियम बदल दिए गए और उन नियमों में डिफरेंस अमाउंट लेने की बजाय ऐसे संपरिवर्तन निःशुल्क करने की घोषणा कर दी गई, जिससे बाकायदा गोदाउन्स के संपरिवर्तन हुए, जमीनों के संपरिवर्तन गोदाउन्स के रूप में हुए और बड़े बड़े गोदाउन्स इस देश के कई राज्यों में बन गए और उन गोदाउन में माल को भरे जाने की तैयारी की जाने लगी। इस बीच यूपी के इलेक्शन आ गए। इस बीच देश की राजनीतिक दृष्टि से एक लंबे तौर पर सबसे लंबा चला एक किसान आंदोलन आ गया और उस किसान आंदोलन ने सरकार के उन मंसूबों को सफल होने से रोक दिया और मजबूरन यूपी चुनाव के चलते सरकार को उस कृषि बिल को रोकना पड़ा और कृषि बिल रुकते ही इस देश के कॉरपोरेट के ये मंसूबे नाकाम हो गए। वो पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था को हाथ में लेने के कगार पर थे, किंतु कृषि बिल नहीं आने से देश और देश के किसान और देश की जनता बच गई। लेकिन फिर भी आज भी संपूर्ण व्यापार का 80% हिस्सा कॉरपोरेट अपने हाथ में ले चुका है और आने वाले समय में अगर सरकार इसी तरह से काम करती रही तो संपूर्ण व्यापार जगत को कॉरपोरेट अपने हाथों में ले लेगा और आम व्यापारी, मध्यम व्यापारी, रिटेलर, होलसेलर और पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र से लेके छोटे व्यापारी तक सब डूब जाएंगे। जो कॉरपोरेट है वही इस देश पे राज करेगा। यही एक बहुत बड़ी योजना है जो इस देश को कॉरपोरेट के हाथों में देने के लिए चलाई जा रही है।